The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और ये सारे टॉपिक हम लोगों के कवर हो गए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, अकाउंट्स के टर्म्स, अकाउंट्स के इक्वेशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंट, और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस ये भी किया था कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी होती क्या है। तो आज की क्लास वहीं से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन करा दे रहे हैं अपने गोल्डन रूल का, क्योंकि यह रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्लास अटेंड करने के बाद हमने आपको टास्क भी दिया था कि आप सभी लोग जो है इस रूल को देखें, रूल को रट लें और बिल्कुल प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अगर ये रूल्स तैयार नहीं होगा गोल्डन रूल, तो आगे के किसी भी ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अकाउंटेंसी का जो गोल्डन रूल है, वह गोल्डन रूल आप लोग जो है रट लें। तो अकाउंटेंसी का गोल्डन रूल्स ये बताता है कि हमारे खाते तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। यानी गोल्डन रूल का पहला फैक्ट क्या है कि खाते हमारे तीन प्रकार के हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उसमें किसी पर्सन का अकाउंट आता है, यानी किसी व्यक्ति का खाता, जैसे राम का अकाउंट, रहीम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट। ये सारे हमारे जो है एक प्रकार के पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। किसी इंस्टीट्यूट का जो खाता है, यानी किसी संस्था का जो खाता है, वह भी पर्सनल अकाउंट में आता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अकाउंट। फर्म का मतलब होता है शॉप, एक तरीके का। तो किसी फर्म का अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, जैसे अमित ट्रेडर्स का अकाउंट। किसी कंपनी का अकाउंट, जैसे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट, यह भी हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। किसी बैंक का अकाउंट, यह भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे एसबीआई, सीबीआई, पीएनबी। ये जितने भी बैंक के अकाउंट हैं, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। जो हम लोग का कैपिटल अकाउंट है, वह भी इसी के अंतर्गत आता है। ड्राइंग का अकाउंट भी इसी के अंतर्गत आता है। किसी प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान का खाता, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है ड्राइंग का अकाउंट भी हमारा इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये जितने भी अकाउंट्स हैं, ये सारे अकाउंट्स हमारे इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब इस अकाउंटेंसी का नियम क्या है? इस अकाउंटेंसी का नियम यह है कि जो देने वाला है उसको क्रेडिट किया जाता है, यानी जो गिवर है वह क्रेडिट होगा और जो रिसीवर है वह हमेशा डेबिट होगा। अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि अगर वह देने वाला है यानी गिवर है तो क्रेडिट, और अगर पाने वाला है रिसीवर है तो डेबिट। अगला जो अकाउंट है वो हम लोगों का रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि रियल अकाउंट में सभी एसेट्स के अकाउंट होते हैं। एसेट्स का मतलब बिजनेस की संपत्तियों का अकाउंट। बिजनेस की संपत्तियों का जो अकाउंट होता है वह सारा अकाउंट हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। इसमें किसी लैंड का अकाउंट यानी किसी जमीन का खाता होता है, किसी बिल्डिंग का अकाउंट यानी किसी भवन का खाता, किसी फर्नीचर का अकाउंट, कंप्यूटर और उससे संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं उन सबके अकाउंट, मशीनरी यानी मशीनों का खाता, कैश का अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर लाभ कमाने के उद्देश्य से आप कहीं पर भी पैसा लगाएं अपने बिजनेस का, तो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। व्हीकल का खाता, ये सारे हमारे जो है रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे तो बिजनेस में ढेर प्रकार के एसेट्स हैं, तो सभी एसेट्स को यहाँ लिखा नहीं जा सकता। हमने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसके बाद मैंने एक लाइन लिखी, ऑल एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर। ऐसे सभी एसेट्स जिनकी यूजफुल लाइफ जो है 1 साल से ज्यादा है, वो सारे एसेट्स हमारे जो है रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब रियल अकाउंट पे नियम क्या लगना है वो भी चीज आप लोग समझ लीजिए। रियल अकाउंट का बहुत सिंपल सा नियम है कि जो वस्तु या धन व्यापार में आए उससे डेबिट किया जाए,
जो वस्तु या धन व्यापार से जाए उससे क्रेडिट किया जाए। इस नियम को आपको हमेशा ध्यान देना है, यह नियम रियल अकाउंट के लिए वैलिड है। क्या नियम है कि अगर कोई वस्तु या कोई धन व्यापार में आ रहा है तो डेबिट कर दीजिए, और कोई वस्तु या धन व्यापार जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। थर्ड, तीसरा जो नियम हम लोगों का है वो हम लोगों का जो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, जितने भी बिजनेस में इनकम है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है या लॉस है, अगर बिजनेस में कोई इनकम है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है या लॉस है, इन सब के लिए यह नियम बनाया गया है। इनकम का, एक्सपेंस का, प्रॉफिट का या लॉस का, जितनी भी चीजें हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। अगर आपकी बिजनेस में कुछ इनकम हो रहा है, इनकम का मतलब होता है आय, एक्सपेंस का मतलब होता है व्यय, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और लॉस का मतलब होता है हानि। तो व्यापार में जो इनकम के अकाउंट हैं, जो एक्सपेंस के अकाउंट हैं, जो आय के अकाउंट हैं और जो लाभ के अकाउंट हैं, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी की सैलरी का अकाउंट इसी के अंतर्गत आएगा, कहीं पर कुछ एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट है तो भी इसी के अंतर्गत आएगा। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रचार प्रसार संबंधी खर्च। अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए अगर आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं तो यह बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा। तीसरा चीज है रेंट का अकाउंट। रेंट का अकाउंट का मतलब होता है किराया का खाता। रेंट आप किसी चीज का पे कर रहे हैं तो भी अकाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं रेंट अकाउंट। नेक्स्ट है वेजेस का अकाउंट। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी का खाता। ठीक। पोस्टेज, पोस्टेज शब्द का मतलब होता है डाक खर्च, कि अगर कोई पोस्टेज का अकाउंट आप बना रहे हैं तो भी आप उसको रियल अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट मानकर ही रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज का खाता। अब ब्याज दो कंडीशन में हो सकता है, आप किसी से ब्याज ले भी सकते हैं, ब्याज किसी को दे भी सकते हैं। तो ये अगर आप किसी को ब्याज दे रहे हैं तो यह एक प्रकार का एक्सपेंस है, और अगर किसी से आप ब्याज प्राप्त कर रहे हैं तो यह एक प्रकार का इनकम है, और ये दोनों अकाउंट आपके रिकॉर्ड किए जाएंगे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। फिर उसके बाद आपको जानना है कि परचेज का अकाउंट, यह भी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। परचेज मतलब क्रय का खाता, सेल्स मतलब विक्रय का खाता, यानी गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज, गुड्स बेच रहे हैं तो सेल्स। कमीशन का अकाउंट, आप किसी को कमीशन दे रहे हैं तो बिजनेस का एक्सपेंस है, आप किसी से कमीशन ले रहे हैं तो बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, एक प्रकार का इनकम। अब इनका नियम क्या है वो भी चीज समझ लीजिए, कि अगर कुछ व्यय है या हानि है तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा। अगर आपके बिजनेस में कोई एक्सपेंस है, आपके बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस है तो उसको हम जो है डेबिट करते हैं। समझ में आ रही बात ना। और अगर बिजनेस में कोई आय है या लाभ है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि बिजनेस में जो इनकम है, बिजनेस की जो इनकम है, आय है, लाभ है, उसको क्रेडिट, जो एक्सपेंस है, लॉसेज है, उनको डेबिट, अगर नॉमिनल अकाउंट है तो। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को 2 दिन का टाइम मिल गया था और ये सारे नियम आप लोगों ने रट लिए होंगे। नोट्स मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके भेज दिया, काफी मेहनत से बनाया गया नोट्स है। मैंने 2-3 बुकों को ट्रांसलेशन करके लॉकडाउन के दौरान ये नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मुझे यह उम्मीद है कि आप लोग इस नोट से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है यहाँ तक, ये जो पेज आप लोगों के सामने है, इस पेज तक का सारा डाटा उस नोट्स में है। जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं वही नोट्स आप लोगों के साथ शेयर भी किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस नोट से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और वह रूल आप लोगों के दिमाग में याद होगा। अब हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना है, किस रूल का प्रयोग हमें कहां पर करना है, कैसे करना है। देखिए, अकाउंटिंग एक साइकिल होती है। अकाउंटिंग की साइकिल ये बोलता है कि सबसे पहले आप ये देखें कि बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं जिनको बिजनेस ट्रांजेक्शन एज्यूम करके चलना है। उसके बाद उन ट्रांजेक्शन की हमको जर्नल एंट्री करनी होती है। फिर जर्नल एंट्री करने के बाद उसकी हमें लेजर पोस्टिंग करनी होती है, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद फिर उनसे ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, और उस ट्रायल बैलेंस से हम जो है बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं पीएल अकाउंट, और उससे बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, और लास्ट में
सबकी जो समरी होती है वो हमारा कहलाता है बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें हमको प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले मेन चीज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की पहचान करना कि ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकता है और ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं। इस चीज को रिकॉर्ड करना जरूरी है। फिर उनकी हमें जर्नल एंट्री करनी सीखनी है प्राइमरी लेवल पे, फिर उनकी लेजर पोस्टिंग भी हमको सीखनी है, और फिर उसके बाद उनका ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, और एट फाइनल जो होता है वो बैलेंस शीट है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जब आप कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी स्कूल में कहीं पर भी, तो आप लोगों की पहले तो क्लास टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होने के बाद मंथली एग्जामिनेशन होते हैं, मंथली एग्जामिनेशन होने के बाद क्वार्टरली एग्जामिनेशन होते हैं, क्वार्टरली के बाद जो है आपका ईयरली होता है। तो जो ईयरली रिजल्ट आपका बनता है उसमें टेस्ट के भी नंबर जोड़े जाते हैं, जो आप एग्जाम देते आ रहे हैं वो सारे नंबर जोड़ते चले आ रहे हैं, तो वो जो है आपका एक फाइनल रिजल्ट बनता है। लेकिन वो फाइनल रिजल्ट बनता कैसे है, इन सारे टेस्ट से होता हुआ वो गुजरता है। ठीक, तो इसलिए हमें छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखकर चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका ये नियम जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है। अगर ये नियम याद नहीं हुआ तो आप आगे का कोई भी चीज समझने नहीं आ पाएंगे। जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, हम उन लोगों से यही कहेंगे कि जो नोट्स हिंदी में दिया गया आप उससे पढ़ें, उसको पढ़ते समय क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या आ रही वो बताएं। और क्लास की सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर उपलब्ध है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है तो आप अपने चैनल पर जाकर यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे जीआईटी एजुकेशन, वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी लाइव क्लासेस टैली की। तो अभी तक जितनी भी क्लास मैंने पढ़ाई है सारे क्लास की रिकॉर्डिंग करके उस वहां पर अपलोड कर दिया गया, वहां से भी आप ऑनलाइन आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए बातें बहुत हो गई, अब टॉपिक पे हम लोग आते हैं अपने, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है, अब हम लोग को सबसे पहले सीखना है जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जर्नल एंट्री होती क्या है। जर्नल एंट्री क्या है उस चीज को आप लोग समझें। अकाउंटिंग सिस्टम के किसी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले उसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, और जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का यह प्रोसेस ही जर्नल एंट्री कहलाता है। यानी अकाउंटिंग के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं सबसे पहले उन सारे ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करके जनरल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। यानी जनरल बुक को ही बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। जनरल बुक में डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजैक्शन को डे वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। जनरल बुक क्या है, यह एक डे बुक की तरह है जहां ट्रांजैक्शंस को डे वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। यानी पहले जो है, जैसे अगर मान लो अप्रैल के महीने के सारे ट्रांजैक्शंस हमको रिकॉर्ड करने हैं, तो सबसे पहले हम 1 अप्रैल का रिकॉर्ड करेंगे, फिर 2 अप्रैल का करेंगे, फिर 3 अप्रैल का करेंगे, 4 अप्रैल करेंगे। यानी सारे ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज अरेंज करके रखना होता है। तो यह अकाउंटिंग सिस्टम का प्राइमरी बुक होता है जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। सबसे पहले बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को हम इसी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। अब जनरल एंट्री दो प्रकार की जा सकती है, एक तो सिंपल जनरल एंट्री और दूसरी कंपाउंड। यानी अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ जनरल एंट्री, तो आप बताएंगे दो, एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड। अब सबसे पहले हमें समझना है कि सिंपल एंट्री क्या है। तो ऐसी जनरल एंट्री जिसमें केवल 2 अकाउंट प्रभावित होते हैं, ऐसी जनरल एंट्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट प्रभावित होते हैं, एक डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का। तो यह जनरल एंट्री हमारी जो है सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है। तो आइए कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल आप लोगों के साथ सामने है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है। लिखा है एज ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को दीपक कमेंस्ड द बिजनेस विथ ₹50,000। यानी दीपक ने 50,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 2016 को दीपक ने
50,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार प्रारंभ किया। अब इसकी हमको जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री करते समय सबसे मेन चीज ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किन दो चीजों पर पड़ता है। जो ट्रांजेक्शन आप लोगों के सामने हैं उनका इफेक्ट किन दो चीजों पर पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है उसमें दीपक क्या है, बिजनेस का प्रोप्राइटर है, जिसको बिजनेस का ऑनर भी बोलते हैं, और यह दीपक का बिजनेस है। हमने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये बताता था कि दीपक एक अलग एंटिटी है और उसका बिजनेस अलग एंटिटी है, ऐसा आपको बताया गया था। यानी इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, दीपक ने अपने बिजनेस को कुछ पैसा दिया, ठीक। तो अब हमको ये देखना है कि इफेक्ट क्या पड़ेगा। जब दीपक अपने बिजनेस को पैसा देगा तो बिजनेस में कैश आ जाएगा, यानी पहला प्रभाव किस पर पड़ेगा, पहला प्रभाव पड़ेगा मेरे कैश अकाउंट पर। तो एक अकाउंट आपको मिल गया कैश। अब दूसरा प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो मैं इसको साइड में लिख ले रहा हूं कि यहां पर अपना हो गया कैश का अकाउंट, ठीक। दूसरा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, अब दूसरा इफेक्ट बिजनेस पर नहीं पड़ेगा क्योंकि बिजनेस कोई एंटिटी नहीं है। अब दूसरा इफेक्ट पड़ेगा इस दीपक के ऊपर। तो दूसरा हमारा जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा दीपक का कैपिटल अकाउंट। दीपक का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इसलिए यहां पर बनेगा क्योंकि यह पैसा जो दिया जा रहा है वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक। तो अब पहला चीज पड़ा गया, हमारा प्रभाव पड़ा पहला हमारा कैश पर, और दूसरा इफेक्ट जो पड़ा वो हमारा पड़ा दीपक के बिजनेस पर, ठीक। तो एक हो गया कैश और दूसरा हो गया हमारा दीपक का कैपिटल अकाउंट, दीपक का कैपिटल अकाउंट। अब जब हम पता करेंगे तो कैश हमारा जो है एक प्रकार का रियल अकाउंट है, यानी हम बोल सकते हैं कि कैश एक रियल अकाउंट है और कैपिटल एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पर रियल अकाउंट वाले पर अकाउंट पर रियल अकाउंट का नियम और कैपिटल पर जो है पर्सनल का नियम लगेगा। तो कैश पर रियल अकाउंट का जब नियम लगाएंगे तो रियल अकाउंट ये बोलता है कि जो वस्तु या धन व्यापार में आए उसे डेबिट किया जाए। जो भी वस्तु या धन व्यापार से आ रहा है, व्यापार में आ रहा है, उसे हम लोग डेबिट करें, ठीक। और जो वस्तु या धन व्यापार से जा रहा है उसको क्रेडिट किया जाए। यह चीज बताता है हमारा रियल अकाउंट। तो यहां पर आप देखें तो कैश आपके व्यापार में आ रहा है, तो आने वाली चीज को करते हैं डेबिट। जब दीपक ने अपने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस में पैसा आ गया, तो हम यहाँ पे कैश को कर देंगे डेबिट। और चूंकि यहाँ पर दीपक पैसा देने वाला है, दीपक गिवर है और पर्सनल अकाउंट है, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। यानी दो चीज आपको समझ में आ गया कि एक कैश का अकाउंट है जो आपका डेबिट होगा और एक कैपिटल का अकाउंट है जो आपका क्रेडिट होगा। अब इसको लिखने के लिए इस तरीके का फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक। फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर का, और तीसरा कॉलम होता है एलएफ का, फिर डेबिट का और क्रेडिट का। जैसा फॉर्मेट आप लोगों को ऊपर दिया गया, ये देखिए, ये जो है हमारी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हम दोनों प्रकार की जर्नल एंट्री करते हैं, चाहे वो सिंपल हो या फिर वो कंपाउंड। तो डेट के कॉलम में हम लोग को ट्रांजेक्शन्स की डेट भरनी होती है, पर्टिकुलर में डेबिट और क्रेडिट होने वाले खातों को भरना होता है। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यानी यह जो अकाउंट है, कैश है या कैपिटल है, यह लेजर की बुक में कितने नंबर पेज पर है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैनुअल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, हमारे पास कोई कंप्यूटर नहीं है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बिजनेस में लोग एक डायरी रखते हैं, एक कॉपी रखते हैं जिसमें लोगों के हिसाब किताब को लिखते हैं। तो वो करते क्या है, किसी एक व्यक्ति का हिसाब के लिए एक पेज रिजर्व कर देते हैं कि 5 नंबर पेज पर फला व्यक्ति का हिसाब किताब होगा। तो जो 5 नंबर का पेज है वही उसका एलएफ। तो वही चीज है यहाँ पर कि कैश कितने नंबर पर है और कैपिटल कितने नंबर पर है, तो उसका एग्जैक्टली पेज नंबर रखना है जनरल बुक में, वो किस नंबर पेज पर है। अभी यहाँ पेज नंबर का कोई जिक्र नहीं करना है, पेज नंबर आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। जब हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करेंगे तो पेज नंबर का वहां पर कोई मतलब नहीं है, वहां लेजर नंबर होते हैं
और वहां पर वाउचर नंबर होते हैं। अब डेबिट होने वाले खाते के सामने डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट का अमाउंट, इस तरीके से इस फॉर्मेट में वैल्यू भरनी होती है। तो यही फॉर्मेट आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ट्रांजैक्शन हमारा 1 अप्रैल का है, इसलिए मैंने 1 अप्रैल लिख दिया। अब नियम ये कहता है कि डेबिट का खाता हमेशा ऊपर लिखा जाए। तो कैश यहाँ डेबिट हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन कैश अकाउंट डेबिट को लिखते समय भी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डेबिट बिल्कुल लास्ट में लिखना है, यानी यहां से लेके यहां तक गैप छोड़ना है। फिर यहां पर आपको डेबिट लिख देना है। फिर डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट 50,000 रुपए से इसको हम डेबिट कर लेंगे। अब जहां पर क्रेडिट है उस क्रेडिट की बजाय हम टू शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम बोल सकते हैं कि टू जो है बराबर किसके है, क्रेडिट के। ठीक, तो जनरल एंट्री करते समय हमें दो चीज ध्यान रखना है, डेबिट का अकाउंट ऊपर और क्रेडिट का अकाउंट नीचे। लेकिन क्रेडिट का अकाउंट ना लिखकर हम क्रेडिट शब्द के बजाय टू शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और जो क्रेडिट होने वाला खाता है उसको नीचे लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये इसका पढ़ने का नियम है। और इसी नियम के आधार पर हमको सारी एंट्री करनी है। तो पहले ट्रांजैक्शन में आपका हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कैश का अकाउंट डेबिट किया जाएगा और कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, उसका आगे बैलेंस भर दिया जाएगा। अब जो ऊपर से तीसरी लाइन है इसमें आपको भरना होगा नरेशन। नरेशन क्या होता है, ट्रांजैक्शन का एक स्टेटमेंट होता है जिसको अकाउंटेंट अपने शब्दों में लिखता है, वह जो है क्या होता है, नरेशन। ये नरेशन हम लोग अपने समझने के लिए लिखते हैं कि इन फ्यूचर अगर हम ये भूल जाएं कि ये ट्रांजैक्शन कौन सा था, इस ट्रांजैक्शन में एक्चुअल में क्या हुआ था, तो ये सारी चीजें नरेशन को देखकर हम लोग क्लियरली समझ जाएंगे। तो यहां पर आपको दिखेगा बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, यानी प्रोप्राइटर के द्वारा कैश इन्वेस्ट किया गया। बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के द्वारा जो है कैश इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय दीपक, या कैश इन्वेस्टेड बाय दीपक, या कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, क्यों दीपक ही प्रोप्राइटर है। इस तरीके से आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आपको ये चीज समझना है कि ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले खाते कौन से हैं, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, उन खातों का प्रकार क्या है, वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तीसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर पर्सनल का खाता हो गया तो पर्सनल अकाउंट का नियम, रियल का खाता है तो रियल का नियम, और नॉमिनल का है तो नॉमिनल का नियम ही आपको लगाना है। जैसा खाता उसके ऊपर उसी प्रकार का नियम लगाया जाएगा। कैश रियल था तो मैंने रियल का नियम लगाया, कैपिटल पर्सनल था उसको पर्सनल का नियम लगाया। तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी है। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आपकी इस ऐप में सबसे ऊपर क्वेश्चन मार्क बना है, उस पर क्लिक करें और आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको वहां पर टाइप करके सेंड करें। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि किसके किसके कौन कौन से डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर लिया जाएगा। और मैनुअल अकाउंटिंग इतनी बेहतर है, इतनी अच्छी है कि मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ते समय आपको कहीं कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आप कॉपी और पेन से भी काम कर सकते हैं। यानी लॉकडाउन के समय में आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जब हम लोगों का प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तब तक लॉकडाउन की उम्मीद है कि समाप्त हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन बोलता है एज ऑन दी 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को अशोक बाट, यानी अशोक ने खरीदा, क्या खरीदा, फर्नीचर, फॉर हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए, बाई पेइंग कैश ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपए कैश पे करने के बाद अशोक ने एक फर्नीचर खरीदा, 20,000 रुपए कैश उसके लिए उसने पे किया। तो सबसे पहले डेट के कॉलम में डेट भर देंगे। ये ट्रांजैक्शन भी 1 अप्रैल का है तो हमने डेट यहाँ पर 1 अप्रैल का डाल दिया। अब एज्यूम करो कि अशोक कहीं गया होगा, फर्नीचर परचेज किया होगा और कैश पे किया होगा, यानी कैश दिया होगा जहां से उसने खरीदा होगा। अब इस ट्रांजैक्शन में दो चीजों का पर इफेक्ट पड़ रहा है। जब उसने दिया तो कैश बिजनेस से चला जाएगा। ये चीज मान लो अशोक के पास 50,000 रुपए, उसने 20,000 रुपए देकर फर्नीचर खरीद लिया, तो कैश व्यापार से गया ना, तो पहला प्रभाव किस पर पड़ेगा, कैश पर, और दूसरा प्रभाव फर्नीचर पर पड़ेगा। फर्नीचर पर क्यों पड़ेगा कि जब वो कैश दे देगा तो फर्नीचर लेकर अपने बिजनेस में चला आएगा, यानी वो फर्नीचर बिजनेस में आ जाएगा।
अब आप देखेंगे तो फर्नीचर भी एक प्रकार का रियल अकाउंट है, और ये जो कैश है, ये कैश भी एक प्रकार का आपका क्या है, रियल अकाउंट। तो ये दो रियल अकाउंट हैं आपके, कैश भी रियल अकाउंट है और फर्नीचर भी आपका रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का नियम ये कहता है कि जो वस्तु या धन व्यापार में आए उसे डेबिट, जो वस्तु या धन व्यापार से जाए उसे क्रेडिट। तो फर्नीचर व्यापार में आ रहा है इसलिए हम उसको करेंगे डेबिट, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है इसलिए फर्नीचर के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और कैश व्यापार से जा रहा है इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट। समझ आ रहा है ना? जब हमने बिजनेस में खरीदा तो फर्नीचर हमारे व्यापार में आ गया, जब हमने फर्नीचर को खरीदा तो फर्नीचर व्यापार में आ गया, आने वाली चीज को डेबिट करते हैं इसलिए फर्नीचर को कर देंगे डेबिट। कैश हमने पे किया यानी कैश व्यापार से गया, जाने वाली चीज को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। इस तरह दूसरे ट्रांजेक्शन को हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले डेबिट की लाइन, तो फर्नीचर को हमने डेबिट किया है इसलिए हम डेबिट करेंगे फर्नीचर को यहां पर। तो लिखेंगे कैसे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर क्वेश्चन अपना जो है अमाउंट भर देंगे कि कितने रुपए से ये डेबिट हो रहा है, कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है। तो ये चीज आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान में रख के चलनी है, डेबिट की लाइन ऊपर और क्रेडिट की लाइन नीचे। क्रेडिट की जगह हम उस शब्द का इस्तेमाल करना है। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग फर्नीचर परचेज बाय कैश, यानी ये फर्नीचर जो है परचेज किया गया कैश के द्वारा। तो दो ट्रांजेक्शन बता दिए गए हैं। अब आप लोगों को देख रहे हैं कि क्वेश्चन एक बार क्या आ रहे हैं, फिर उन क्वेश्चन पर डिस्कस करने के बाद फिर आगे के दो ट्रांजेक्शन और बताए जाएंगे। अभी कोई खास क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आया है। संदीपा कुमार ने बोला गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। और सर आवाज नहीं आ रहा है विकास कुमार। आवाज ना आने पर जो है वही ऐप वाला जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि ऐप में टॉप राइट कॉर्नर पर देखेंगे 3 डॉट्स बने हुए हैं, उन डॉट्स पर क्लिक करके एक बार ऑडियो को बंद कर देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है, फिर ऑडियो को कनेक्ट कर लेना। पूजा कुशवाहा बोल रहे हैं एग्जाम्पल समझ नहीं आया प्लीज बताएं। तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं समझ में आया उस चीज को रिप्लाई करें आप। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, इन दोनों में कौन सा एग्जाम्पल नहीं समझ में आया उसको दोबारा हम रिपीट करके बता दें। स्वाति कुशवाहा बोले गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आपको भी। तो जो एग्जाम्पल पूजा आपको समझ नहीं आ रहा है उस चीज को आप पूछें, बताएं कि एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं समझ में आ रहा है कि 2 नहीं समझ में आ रहा है। 1, 2 में जो लड़कों की तरफ से अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, आप लोग आज देख नहीं रहे हैं क्या? जब तक इनका रिप्लाई आ रहा है तब तक हम लोग ट्रांजेक्शन नंबर 3 और 4 को कवर कर ले रहे हैं कि एक बार 3 और 4 में क्या है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है और जूम कर दें जिससे आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर हम लोग 3 पर देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं। 3 बोलता है एज ऑन 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा गया फ्रॉम प्रदीप, प्रदीप से ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा गया फॉर रुपीज 10,000, 10,000 रुपए। यानी 2 अप्रैल को हमने प्रदीप से 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि परचेज और गुड्स ये दो चीजें जहां पर एक साथ में आ जाएं, चाहे गुड्स परचेज लिखा हुआ आ जाए या परचेज गुड्स लिखा हुआ आ जाए, इन दोनों केसेज में हमको बनाना होता है परचेज का। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में परचेज और गुड्स दोनों चीजें साथ में आ रही हैं, चाहे गुड्स परचेज आ रहा है या परचेज गुड्स आ रहा है, तो दोनों कंडीशन में आप परचेज के अकाउंट को बनाएंगे। अब क्रेडिट शब्द का मतलब होता है उधार, यानी मैंने प्रदीप से गुड्स खरीदा लेकिन उसका पैसा नहीं पे किया, वह मैंने उधार खरीदा। तो अगर किसी से उधार हम कुछ गुड्स खरीद रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके पेज पर भी जाके हमें एंट्री करनी होती है, जिससे आगे के बैलेंसेज क्लियर हो सके, आगे का हिसाब किताब सही रहे। तो अब यहां पर आप परचेज अकाउंट देखेंगे तो परचेज एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट, और प्रदीप
एक व्यक्ति का नाम है इसलिए पर्सनल अकाउंट। फिर से सुनिए, परचेज आप देखेंगे अभी जो हमने नियम बताया था, तो परचेज एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है और प्रदीप एक प्रकार का रियल अकाउंट, सॉरी, प्रदीप एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट। अब परचेज गुड्स पर हम जो है नॉमिनल अकाउंट का नियम और प्रदीप पर पर्सनल अकाउंट का नियम लगाएंगे। तो यहां पर परचेज अकाउंट नॉमिनल है और नॉमिनल में एक प्रकार का खर्च है। परचेज को हमेशा खर्च माना जाता है। जैसे मैंने आज बोला कि आज मैंने बहुत परचेजिंग किया, इसका मतलब क्या हुआ कि आज मैंने बहुत सारा खरीदारी किया, मैंने बहुत सारा खर्च किया। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम यह कहता है कि सभी खर्चों को डेबिट किया जाए, इसलिए हम यहाँ परचेज को डेबिट कर देंगे। प्रदीप, प्रदीप क्या है? प्रदीप देने वाला व्यक्ति है, गिवर है। हम प्रदीप से गुड्स खरीद रहे हैं उधार और प्रदीप हमको गुड्स दे रहा है। देने वाले को हमेशा क्रेडिट करना चाहिए, इसलिए प्रदीप को करेंगे क्रेडिट। क्लियर हुई ना बात कि आने वाली चीज को डेबिट और जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं। अब यहां पर यह भी है कि प्रदीप एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में यह जो है देने वाला है, तो देने वाले को हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए हमने प्रदीप को कर दिया क्रेडिट। हम प्रदीप से उधार गुड्स खरीद रहे हैं। परचेज एक प्रकार का खर्च है, खर्चों को करते हैं डेबिट, इसलिए हम इसको करेंगे डेबिट। तो ये तरीका हो गया हमारा परचेज अकाउंट का और प्रदीप का अकाउंट हमने बनाया। अमाउंट आगे लिख देंगे, क्योंकि 10,000 रुपए की परचेजिंग हो रही, इसलिए यहाँ पर डेबिट के ऑप्शन में भी 10,000 रुपए और क्रेडिट के ऑप्शन में भी 10,000 रुपए रहेगा। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 4 की तरफ। ट्रांजेक्शन नंबर 4 बोला जा रहा है एज ऑन 3 अप्रैल 2016, 3 अप्रैल 2016 को सोल्ड गुड्स, गुड्स जो है सेल किया गया टू मारुति ट्रेडर्स, मारुति ट्रेडर्स को ऑन क्रेडिट ₹50,000, 50,000 रुपए। 3 अप्रैल 2016 को हमने क्या किया? गुड्स सेल किया। किसको सेल किया? मारुति ट्रेडर्स को सेल किया। क्रेडिट पर सेल किया यानी उधार सेल किया, यानी इस गुड्स का भी मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ और उसका अमाउंट है 50,000, 50,000। अब ध्यान समझिए, अब यहां पर सोल्ड और ये गुड्स दोनों चीजें साथ में आई हैं, सोल्ड और गुड्स दोनों चीजें साथ में आई हैं, तो इसलिए हम अकाउंट बनाएंगे किसका? सेल्स का। सोल्ड और गुड्स ये दो चीज साथ में आई है, इसलिए हम अकाउंट बनाएंगे सेल्स का। दूसरी चीज, हम सेल किसको कर रहे हैं? मारुति ट्रेडर्स को कर रहे हैं। तो मारुति ट्रेडर्स एक प्रकार का फर्म है, किसी फर्म का जो अकाउंट होता है वह पर्सनल होता है और गुड्स सोल्ड हुआ तो इससे बनेगा हमारा सेल्स का अकाउंट। अब सेल्स का जो अकाउंट होता है वह हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट, यानी हमें दो अकाउंट मिल गए, एक तो पर्सनल टाइप का और दूसरा नॉमिनल टाइप। अब सेल्स पर हम लगाएंगे नॉमिनल अकाउंट का नियम और मारुति ट्रेडर्स पर लगाएंगे पर्सनल अकाउंट का नियम। तो हमने गुड्स सेल किया तो मारुति ट्रेडर्स रिसीवर हो गया, पाने वाला हो गया, तो पाने वाले को डेबिट करते हैं, इसलिए मारुति ट्रेडर्स को हम लोग डेबिट करेंगे। सेल्स, सेल्स बिजनेस के लिए आय है, एक प्रकार का इनकम का सोर्स है, इसलिए इसको हम करेंगे क्रेडिट। तो सोल्यूशन क्या बनेगा? मारुति ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मारुति ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, और अमाउंट भी यहाँ पर 50,000 रुपए और यहाँ पर 50,000। इस तरह आज की डेट में हम लोगों ने 4 ट्रांजेक्शन सॉल्व किए। चारों ट्रांजेक्शन अलग अलग केसेज में बनाए गए थे। उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रांजेक्शन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको क्वेश्चन में पुटअप करें, फिर कल का होमवर्क नोट करें। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। देखिए अनुज पासवान का एक क्वेश्चन है, सर वहां
5000 लिखा है। अच्छा ठीक है, हाँ वो टाइपिंग मिस्टेक है, सही है। थर्ड एग्जाम्पल पे आप लोग सही देखे हैं। वहां पर जो है अगर क्वेश्चन में 50,000 है तो क्वेश्चन वहां पर भी 50,000 रुपए होना चाहिए, वो मिस्टेक हो गई है। और अगर क्वेश्चन में 5,000 रुपए है तो यहाँ भी 5,000 रुपए होना चाहिए। इसको चलिए मिस्टेक को हम लोग सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो आप लोग बढ़ा दीजिए, ये बन गया 50,000 और यहाँ पर भी बन गया 50,000 रुपए। ठीक है, एक करेक्शन आप लोगों ने सही बताया। ठीक, एग्जाम्पल 4 बताइएगा सर, समझ में नहीं आया विकास कुमार। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल 4 दोबारा हम बता दे रहे हैं। और अभी के कोई क्वेश्चन किसी को नहीं है। एग्जाम्पल 4 देखिए, बोला जा रहा है सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स। मारुति ट्रेडर्स को गुड्स सेल किया गया ऑन क्रेडिट, मतलब उधार सेल किया गया 50,000, 50,000 रुपए। तो मारुति ट्रेडर्स को 50,000 रुपए का गुड्स सेल किया गया क्रेडिट बेसिस पर। तो यहां पर सोल्ड गुड्स में बनेगा हमारा सेल्स का अकाउंट। और दूसरा, जब हम उधार सेल करें मारुति ट्रेडर्स को, तो मारुति ट्रेडर्स के हिसाब में भी इसको नोट करना है, यानी उसके अकाउंट में भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। अब मारुति ट्रेडर्स एक प्रकार का फर्म है, किसी फर्म का खाता जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। और जिस तरह परचेज गुड्स के लिए हमने परचेज का अकाउंट बनाया, उसी तरह सेल्स सोल्ड गुड्स के लिए हम सेल्स का अकाउंट बनाएंगे। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि परचेज गुड्स अगर है, अगर परचेज गुड्स है तो परचेज का अकाउंट, और सोल्ड गुड्स है तो सेल्स का अकाउंट। ठीक, तो हम यहां पर सेल्स का अकाउंट बनाएंगे। ठीक, तो दो अकाउंट आपके मिल गए, एक सेल्स का अकाउंट और दूसरा जो है मारुति ट्रेडर्स का अकाउंट। अब सेल्स का जो अकाउंट होता है, आप इसको चेक करेंगे तो यह एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट। अब सेल्स पर नॉमिनल अकाउंट का नियम लगेगा और मारुति ट्रेडर्स पर पर्सनल अकाउंट का नियम लगेगा। अब मारुति ट्रेडर्स यहां पाने वाला है, हमने गुड सेल किया मारुति को, मारुति रिसीवर हो गया, रिसीवर को करते हैं डेबिट, इसलिए मारुति को हमने कर दिया है यहां पर डेबिट। और गुड सेल करना एक प्रकार का बिजनेस का इनकम है, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। और अमाउंट 50,000 रुपए यहाँ है तो 50,000 यहां पर भी होना चाहिए, 50,000 यहां पर भी होना चाहिए। ठीक, तो चौथा ट्रांजेक्शन मैंने एक बार दोबारा आप लोगों को बता दिया। अब देखते हैं कि किसको किसको डाउट है। सोनी जायसवाल का रिप्लाई आया है, गुड मॉर्निंग सर, अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है। संदीपा कुमारी बोले सर नेम के साथ अकाउंट लगता है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर, नेम के साथ अकाउंट लगता है। सोनी जायसवाल बोल रहे हैं कि डोंट वरी सर, हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, थैंक यू सर। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीपा एक बार क्वेश्चन दोबारा भेजो कि क्या मतलब है, वो समझ नहीं पा रहा है सर, नेम के साथ अकाउंट लगता है क्या? नेम के साथ अकाउंट लगता है क्या, ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा है, एक बार संदीपा दोबारा समझाएं इस क्वेश्चन को क्या है। और संदीपा कुमारी का फिर रिप्लाई आया है कि थर्ड क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर प्रदीप। हाँ, नेम के साथ भी अकाउंट लगेगा, क्या डाउट है इसमें? संदीपा कुमारी बोले तीसरे क्वेश्चन में, हाँ तीसरे क्वेश्चन में नेम के साथ तो अकाउंट लगेगा, जैसे यहाँ पर ये है प्रदीप है तो यहाँ प्रदीप अकाउंट लिखेंगे हम लोग, और गुड्स परचेज किया इसलिए परचेज अकाउंट लिखेंगे। सर होमवर्क मिलेगा क्या? हाँ होमवर्क, अब इसके बाद आगे हम होमवर्क ही देने जा रहे हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपको बताए गए। देखिए होमवर्क आप तभी सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप जो है रूल्स तैयार रहें। अगर आपका गोल्डन रूल पूरी तरह प्रिपेयर है, नियम आपको याद है, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है,
तो चलिए हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसको घर से करके आपको लाना है। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है 4। ये एग्जाम्पल, इन्हीं एग्जाम्पल का आपको सोल्यूशन घर से बनाना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये 4 हैं, 1 2 3 और 4। जैसा 4 मैंने बताया है सेम उसी पैटर्न पे ये चारों हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको बनाएं, और बनाने के बाद जो है इसको, जिसका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, कोई दिक्कत है तो उसको जो है व्हाट्सएप पर आप लोग पूछें क्या दिक्कत आ रही है। ये 4 आप लोगों के साथ एग्जाम्पल हैं। तब तक देख लेते हैं और किसी का कोई क्वेश्चन आया है क्या। सत्यम मिश्रा बोले सर सेकंड वाला एक बार और बताएं। ठीक है, बता दे रहे हैं। तो ये होमवर्क पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन एक बार हम रिवीजन करके बता दे रहे हैं। हो गया स्क्रीनशॉट आप लोगों का। इसको आप सेव कर लीजिए, सेव करके अपना जो है कॉपी पर नोट करिएगा। कॉपी पर नोट करने के बाद अपना कॉपी पे सॉल्व करिए। इस तरह से आप लोगों को टेबल बनाना है जहां पे आपको लिखना है, और उसका फोटो खींच के फिर आपको जो है अपना ग्रुप में भेजना है। तो फिर वहां पे देखा जाएगा किसका क्वेश्चन सही है किसका गलत है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सत्यम मिश्रा का क्वेश्चन था सर क्वेश्चन 2 समझ नहीं आया, उसको दोबारा बता दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को अशोक बाट, बाट का मतलब था खरीदना, बाई का ये थर्ड फॉर्म है, और फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए। तो जब कोई चीज खरीदी जाती है अपने बिजनेस के लिए तो एसेट्स होती है। यानी यहाँ पर फर्नीचर हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, एक प्रकार का एसेट्स है। तो फर्नीचर बिजनेस में आएगा, जब हम बिजनेस को खरीदेंगे ना, जब फर्नीचर को खरीदेंगे तो फर्नीचर बिजनेस में शामिल हो जाएगा, आ जाएगा, इसलिए हम इसको करेंगे डेबिट। तो हम बोल सकते हैं कि फर्नीचर का अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है। ठीक, ये चीज क्लियर समझ में आ रही है ना, कि यहाँ पर जो है फर्नीचर का अकाउंट हमारा जो है डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश और फर्नीचर दोनों रियल अकाउंट। फर्नीचर व्यापार में आ रहा है, आने वाली चीज को डेबिट, कैश व्यापार से जा रहा है, जाने वाली चीज को क्रेडिट। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। कमेंस का मतलब क्या होता है सर, विकास कुमार का क्वेश्चन। कमेंस का मतलब स्टार्टिंग करना, स्टार्टअप, जिस चीज को हम स्टार्ट करें उसे कमेंस भी बोल सकते हैं। तो होमवर्क आप लोगों को मिल ही गया है, और आप लोग जो है इसको अटेंड किए, तो कल ये सारा होमवर्क आप लोगों का देख लिया जाएगा, फिर आगे की क्लास भी पढ़ाई जाएगी। आप लोग होमवर्क अपना प्रिपेयर करिए, प्रिपेयर करने के बाद उसको ग्रुप में भेजिए, जो डाउट्स आ रहे हैं उसको पूछिए, बेहिचक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम लोग का जो नॉलेज है, ये नॉलेज में गैप नहीं आएगा, कि 3 महीने का लॉकडाउन हम लोग की पढ़ाई को इफेक्ट नहीं करेगा, और हम लोग अपने टॉपिक से जुड़े रहेंगे। अभी तक आप लोगों को जानकारी मिल गई है कि 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन तो 17 मई को मे भी खत्म भी हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद कॉलेज कोचिंग को खोलने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी इस बात पे मुझे शंका है। इसलिए मैं ऑनलाइन पैटर्न को लेकर चल रहा हूँ, और आप लोगों की क्लास जो है अभी लगातार ऐसे चलती रहेगी। जो लोग क्लास अटेंड नहीं करें उनसे बोलिए कि वो लोग भी क्लास को अटेंड करें, उनको भी आप लोग प्रेरित करिए क्लास अटेंड करने के लिए, जिससे उनको भी कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, तो बस अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। कल पुनः जो है अपना 9:15 से अपना क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग उसको आइए और अपना टाइम से ज्वाइन कर लीजिए।